वेलकम टू पायनियर स्टडी। आप बात कर रहे हैं 6 क्लास का ज्योग्राफी, लाइन बाय लाइन कीवर्ड्स। इसमें आपको हर कंपटीशंस के जो वहाँ पे ज्योग्राफी पूछे जाते हैं वहाँ एनसीईआरटी बेस्ड आपको पढ़ने चाहिए। तो ये शुरुआती स्टेप है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 7वां चैप्टर 6 क्लास का कहता है हमारा देश भारत। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। भौगोलिक विस्तार का मतलब भूमि पर विस्तार को भौगोलिक विस्तार कहते हैं। तो भारत 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना भौगोलिक विस्तार कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का विस्तार है। उत्तर में यह हिमालय के इस ऊंचे शिखर से घिरा हुआ है। उत्तर में इसका क्या है? हिमालय। उत्तर में हिमालय, उत्तर में हिमालय, उत्तर में लिख के उत्तर लिख के अब ब्रैकेट में हिमालय लिख सकते हैं। पश्चिम में ऐसे उत्तर दक्षिण, तो पहले दक्षिण में लिख लें। दक्षिण में कौन सा है? हिंद महासागर। पश्चिम में पूरब में कौन सा है? पूरब में बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम में कौन सा है? अरब सागर। तो ये भारत की चौहद्दी कहलाती है कि उत्तर में हिमालय और नेपाल कह सकते हैं। जैसे प्राकृतिक चीज़ें हैं, देश की बात करें तो उत्तर में नेपाल, चाइना, और दक्षिण में श्रीलंका, हिंद महासागर। पूरब में बंगाल की खाड़ी और म्यांमार, और पश्चिम में अरब सागर और पाकिस्तान। भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। भारतीय प्रायद्वीप किसको कहते हैं? जो हिस्सा 3 तरफ से जल से घिरा हुआ हो उस स्थल को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे इस तरीके का भारत है, इधर भी जल है, नीचे भी जल है और इधर भी जल है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अभी बात कर चुके थे कि इसका भौगोलिक विस्तार कितने क्षेत्र में है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक। तो भारत के उत्तर में भारतीय भूभाग क्या है? लद्दाख। और दक्षिण में कौन है? कन्याकुमारी तक। इसका विस्तार जो है वो कितना है? लद्दाख से कन्याकुमारी तक का लंबाई 3200 किलोमीटर। ये ध्यान रखें, लद्दाख से कन्याकुमारी की दूरी क्या है? 3200 किलोमीटर। उत्तर में लद्दाख हो गया ऊपर, और नीचे हो गया कन्याकुमारी। पूरब में अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम में कच्छ गुजरात में है। तो इसकी दूरी कितनी है? 2900 किलोमीटर। यानी कह सकते हैं उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत की 3200 किलोमीटर है, जबकि पूरब से पश्चिम की लंबाई 2900 किलोमीटर है। ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीपीय स्थल रूपों की विभिन्नताओं को दर्शाते हैं। यह जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत विविधताएं पाई जाती है। ये सारे जो अंडरलाइन करते जा रहे हैं, यहाँ से आपको कीवर्ड्स बनाते चलने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कीवर्ड बनाते चलिए कि वो फैक्ट को संभाल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं को दिखाती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। वर्ष 2011 में अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। चूँकि हर 10 साल पे जनगणना होता था, परंतु कोरोना के कारण या अन्य राजनीतिक कारणों के कारण अभी तक जनगणना नहीं हुआ है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना यानी जनता का गणना के अनुसार 120 करोड़ लोग थे। अब तो हम लोग लगभग 150 करोड़ के आसपास होंगे। स्थिति, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।
कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री का कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। दक्षिण में उत्तर की ओर भारत की मुख्य विस्तार क्या है 8 डिग्री, इसको हम बोलेंगे अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो ये अक्षांशीय विस्तार कहलाएगा। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और वहीं पश्चिम से पूरब की ओर भारत का विस्तार जो है वो, चूँकि हम ग्लोब पे जब पृथ्वी पे किसी चीज़ का स्थिति के बारे में बताते हैं तो हमको अक्षांश और देशांतर की मदद लेनी पड़ती है। तो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर। अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि उत्तर से उत्तर और पूरब से पूरब का मतलब क्या है। जैसे ये हमारा पृथ्वी है और विषुवत रेखा आपको पता होगा बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है। तो इसके ऊपरी वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ये उत्तर दिशा का कोण कहलाएगा। तो उत्तर दिशा में हम 8 डिग्री 4 मिनट चलेंगे तब हमें भारत का एक छोर मिलेगा। और वैसे ही हम जब 37 डिग्री 6 मिनट पे पहुंचेंगे तो भारत का उत्तर की ओर ऊपर की ओर अंतिम छोर मिलेगा। इसीलिए इसका अक्षांशीय विस्तार कहते हैं कि ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट है। वैसे ही देशांतरीय विस्तार के लिए एक ग्रीनिच लाइन को हम 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। और इसके इस तरफ पश्चिम तो इस तरफ पूरब रहता है। तो इधर से अगर हम 1-1 डिग्री बढ़ते हुए जाएं तो 68 डिग्री 7 मिनट पे पहुंचेंगे तो भारत का प्रथम पॉइंट मिलेगा। और जब हम 97 डिग्री 25 मिनट पे पहुंचेंगे तो भारत का अंतिम बिंदु मिलेगा। तो इस हिसाब से भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पूरब से, ये मतलब ये पूरब से का मतलब जो ग्रीनिच लाइन है, ठीक, मानक समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा से, जिसको ग्रीनिच लाइन भी कहते हैं, उससे 68 डिग्री 7 मिनट पूरब की ओर, तथा चूँकि ये एंगल में ही मापा जाता है ये दूरी ग्लोब पर, तो आप समझ गए होंगे, इसीलिए पूरब से पूरब और उत्तर से उत्तर दिखाया गया है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्धों में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी, तो भारत पूर्वी गोलार्ध में होगा और उत्तरी में, इसलिए हम कहेंगे कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। जैसे मतलब अक्षांश के हिसाब से ये उत्तरी में और देशांतर के हिसाब से पूर्वी में, तो ये वाला जो गोलार्ध है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। गोलार्ध में बांटते हैं, भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी, पूर्वी में। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। ऐसे ये लगभग 30 डिग्री माना जाता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच के समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होता है। बड़े देश जिनका विस्तार पूरब से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 और कनाडा में 6 मानक समय है, याद रखें। और रूस में कितना है, 11 मानक समय है। संयुक्त राज्य अमेरिका USA में 7 मानक समय है, 7 मानक समय, ये याद रखें। कनाडा में 6 मानक समय है, कनाडा में 6 मानक समय है, ठीक है, मानक समय है। और रसिया में कितने हैं, रसिया में 11 मानक समय है, रूस में 11 मानक समय है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप ये सारी चीज़ लिखते चलें, जैसे जैसे समझाते जा रहे हैं आप रोक के भी या फिर से रिवाइज करके भी लिख सकते हैं, परंतु कीवर्ड वाइज चलें, आपको आसानी होगी पढ़ने में। घंटे का है जैसा कि 2 घंटे का है, जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम से में गुजरात की अपेक्षा पूरब में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है।
आप पहले पढ़ चुके हैं कि मतलब जो ज़्यादा पूरब होगा वहाँ सूर्योदय पहले होगा। तो अरुणाचल प्रदेश हमारा सबसे पूर्वी राज्य है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले होता है। और सबसे पीछे सूर्योदय कहाँ होगा? गुजरात में, जो पश्चिम में है, जो कि पूरब में हमारा सूर्योदय होता है। तो अरुणाचल प्रदेश में सर्वप्रथम सूर्योदय होता है, जबकि गुजरात में सर्वप्रथम सूर्यास्त होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को, स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना जाता है? क्योंकि ये लगभग बीचों बीच से गुजरती है। इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। भारत का मानक यामोत्तर किसको कहा जाता है? मतलब मानक देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर कहा जाता है। अब है भारत के पड़ोसी देश। पहले तो आप चित्रों में देख लें, भारत 7 देशों की स्थलीय सीमाओं से जुड़ती है और कुछ जलीय सीमाओं। अब यहाँ पे आप दिख रहे होंगे, ये भारत हो गया। एक एक करके पढ़ते हैं। ये हमारे पश्चिम दिशा में जो है वो कौन है? पाकिस्तान। ये पड़ोसी देश है, भारत का ही टुकड़ा है। 1947 में ये बट गया था। इधर अफगानिस्तान, ये आपको पता होगा। उसके बाद ये तिब्बत, परंतु तिब्बत जो है अब चीन के कब्जे में है, इसलिए ये इस पूरे को चीन ही कहेंगे। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा चीन पड़ोसी देश है। यहाँ पे ये नेपाल पड़ोसी देश है और ये छोटा सा भूटान पड़ोसी देश है। भूटान में तो हमारी ही सेना रहती है तथा नेपाल के लोग भी हमारे सैनिकों के रूप में कार्य करते हैं, गोरखा रेजिमेंट के नाम से। और ये बांग्लादेश, ये भी भारत का ही टुकड़ा था पहले, मतलब 1947 में ये पाकिस्तान के रूप में था, परंतु बाद में ये इसको बांग्लादेश के नाम से आज़ादी मिली। और इधर आपको म्यांमार दिख रहा है। तो टोटल कितने स्थल सीमा से लगे हुए होंगे? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये सारे चीज़ रहने चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। भारत के 3 तरफ, इधर अरब सागर है, दिख रहा होगा, और इधर बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। खाड़ी बोलते हैं जो किसी गड्ढे में क्या होता है, जैसे इधर बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे ये जो गड्ढा है इसको बोलेंगे खंभात की खाड़ी, ठीक है। ये है हमारा लक्षद्वीप। ये क्या है? लक्षद्वीप, मतलब छोटा छोटा बहुत सारे द्वीप हैं। द्वीप बोलते हैं जो चारों तरफ से क्या हो, पानी से घिरा हो। और ये एक दूसरा देश है जिसको मालदीव बोलते हैं। तो हिंद महासागर में हमारा पड़ोसी देश एक तो मालदीव है और दूसरा श्रीलंका है, ठीक है। ये दोनों जलीय पड़ोसी देश है, ठीक है। यहाँ कौन सा है? अंडमान निकोबार, ये भी भारत का ही है, ठीक है। और इधर जो है, इधर आपको इंडोनेशिया मिलेगा। तो भारत के पड़ोसी देश की चर्चा हो चुकी है। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे राजधानी है, भारत का राजनीतिक मानचित्र। आप ये चीज़ भी ध्यान रखें और पिक्चर में याद करने की कोशिश करें कि कहाँ पे कौन सा स्टेट है, तो आपको आसानी से उनके भौगोलिक परिस्थितियों और वहाँ के बारे में आकलन करने में आसान होगा। हम लोग अभी अभी पड़ोसी देश देख चुके हैं। अब ऊपर से चलते हैं। ये है हमारा लद्दाख। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। लद्दाख का लेह राजधानी है। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश अब है। हिमाचल प्रदेश का शिमला, जहाँ का सेब बहुत फेमस है, ठीक है। उत्तराखंड का देहरादून, जहाँ पे बहुत सारे धाम हैं। पंजाब का चंडीगढ़ और हरियाणा का भी चंडीगढ़ होता है, ठीक है। दोनों की राजधानी वहीं है। दिल्ली, यहाँ पे हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। राजस्थान का जयपुर, राजस्थान का जयपुर राजधानी है। गुजरात का गांधीनगर, गुजरात का गांधीनगर। यहाँ पे मध्य प्रदेश का भोपाल, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, बिहार का पटना, और यहाँ पे एक सिक्किम है, सिक्किम का गंगटोक। यहाँ पे एक झारखंड का रांची, जो कि बिहार से टूटा है। छत्तीसगढ़ का रायपुर, और यहाँ पे नीचे आ जाइए, महाराष्ट्र का मुंबई,
ओडिशा का भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल का कोलकाता और असम का, जिसको सेवन सिस्टर स्टेट कहते हैं ये 7 को, जैसे अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, असम का दिसपुर, यहाँ पे है मेघालय, मेघालय का शिलोंग, यहाँ पे नागालैंड, नागालैंड का कोहिमा, मणिपुर का इम्फाल, मिजोरम का आइजोल, त्रिपुरा, यहाँ पे त्रिपुरा है, त्रिपुरा का अगरतला। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक मेघालय 7, इसलिए इसको सेवन सिस्टर या पूर्वोत्तर राज्य कहा जाता है, जो कि सबसे पूरब और उत्तर है। आगे नीचे है तेलंगाना का हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के राजधानी थोड़ा बदला है नया भी, यानम या पदुचेरी के बगल में है यानम। पंडुचेरी मतलब एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और यहाँ पे दमन द्वीप का यहाँ पे दिख रहा होगा छोटा सा दीव, दमन और द्वीप। उसके बाद कर्नाटक का बेंगलोर, केरल का थिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु का आपका चेन्नई, ठीक है। और यहाँ पुदुचेरी का, यहाँ पे भी पुदुचेरी है, माहे यहाँ पे भी पुदुचेरी है, लक्षद्वीप का करावती। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है, कि कौन से राज्य हैं, राज्य की राजधानियाँ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हुई है? तो दक्षिण में मतलब नेपाल की सीमाएं नहीं है, भूटान की समुद्र से नहीं है। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि, ये पूछा जाता है कि पाक जल संधि के द्वारा, ठीक है, पाक जल संधि के द्वारा श्रीलंका हमसे अलग होती है, ठीक है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन तो हम लोग देख चुके हैं, जहां 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत राजनीतिक रूप से, भौगोलिक रूप से, मतलब राजनीतिक रूप से 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है प्रशासनिक दृष्टि से। अब यहाँ पे आपको पर्वत है, ये सारे भी आप पिक्चर में ही याद कर लें। तो चलिए हम लोग इसको भौतिक मानचित्र भी कहेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा हिमालय हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। ऊपर ट्रांस हिमालय, ये शिवालिक नीचे वाला। पहले पर्वतों के बारे में जान लेते हैं। ये पूरा का पूरा क्या है, शिवालिक श्रेणी सबसे नीचे वाला है, ठीक है। इसमें आगे है ये अरावली श्रेणी, बहुत पुराना पर्वत है। अरावली श्रेणी लिखते चलें, शिवालिक हिमालय, ट्रांस हिमालय, अरावली श्रेणी ये पर्वत है। विंध्याचल श्रेणी ये भी पर्वत श्रृंखला है। सतपुरा श्रेणी ये भी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। यहाँ पे 3 पर्वत है, गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया। इसके बाद आगे आ जाइए, ये है पश्चिमी तट, ये क्या है, पश्चिमी तट। और इसके बाद है यहाँ नीलगिरी, नीलगिरी। यहाँ पे है अन्नामलाई, और ये इसको पश्चिमी घाट कहेंगे। ये हमारा तटीय क्षेत्र हो गया। ये पूर्वी घाट है, ये कौन सा है, पूर्वी घाट है, इस तरफ पूर्वी घाट है। आगे आपको पता होगा कि पहाड़ों को हम भूरे रंग से दिखाते हैं और पठारों को किस रंग से, तो पीले रंग से। तो यहाँ पे दक्कन का पठार आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार इसको बोलते हैं, ठीक है, ये वाला हिस्सा। अब है नदियों के बारे में, ये सब आप लिखते चलें, ठीक है, मतलब लिस्ट में, और आप अपने दिमाग में रखें। इसी को खंभात की खाड़ी इस गड्ढे को कहते हैं, और इस गड्ढे को कच्छ की खाड़ी कहते हैं। ये हमारा क्या है, कच्छ की खाड़ी, ये खंभात की खाड़ी, और ये वाला जो पूरा है ये हिस्सा बंगाल की खाड़ी। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे नदियाँ देख रहे होंगे। झेलम नदी सबसे ऊपर बढ़ रही है, ये हमारा सिंधु नदी आया है, ये सिंधु नदी। बाद में झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी और सतलज नदी, ये सभी एक दूसरे से मिलते हुए सिंधु नदी में, और सिंधु नदी का लगभग हिस्सा पाकिस्तान में बहती है। इसके बाद आप इधर आ जाइए, इधर है कौन कौन सी नदी, इधर आपको दिख रहा होगा ये गंगा नदी, यमुना नदी,
है ना, यमुना नदी, चंबल नदी, चंबल की घाटी आप सुने होंगे, ठीक है, चंबल नदी, और ये सभी मिलते हुए गंगा नदी में चला जाता है। यहाँ पे और भी कुछ नदियाँ हैं जैसे कोसी, घाघरा, ये सब भी गंगा नदी में मिलते हैं। और इधर एक विशाल नदी है, वो कौन सी नदी है, ये है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी। ये आगे चल के गंगा में मिल जाती है मतलब, और ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। आगे आप यहाँ देख रहे होंगे, ये है नर्मदा नदी जो कि खंभात की खाड़ी में गिरती है, और आगे है ये तापी नदी, ठीक है, जो हमारा खंभात की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा महानदी, ठीक है, कौन सा नदी, महानदी, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ से पश्चिमी घाट से निकल के गोदावरी नदी, ये आपको बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। इसके बाद है कृष्णा नदी, ये भी आपको बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद है कावेरी नदी नीचे। तो नीचे 3 प्रमुख नदियाँ हैं, कौन कौन, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। जो आप राष्ट्रगान गाते हैं उसमें भी ये सब की नाम है, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं। ये भौतिक मानचित्र था आपका, बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। जलोढ़ निक्षेप, जलोढ़ निक्षेप किसको कहते हैं, जलोढ़ निक्षेप, तो जलोढ़ निक्षेप कहते हैं ये नदियाँ के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में, मतलब नदी के गड्ढों में, नदी बेसिन में निक्षेपित कर देती है, छोड़ देती है। निक्षेप करना का मतलब छोड़ देना। सहायक नदी, एक नदी या सरिता, सरिता नदी को ही कहते हैं, तो एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल का मुख्य नदी में विसर्जित कर देती है, मतलब उसमें डाल देती है, तो उसे हम सहायक नदी कहते हैं। जैसे गंगा का सहायक यमुना हो गया, यमुना का सहायक चंबल हो गया, सिंधु का सहायक अभी अभी आप देखे थे चेनाब था, सतलज था, रावी था, झेलम था, ये सब था ना, ठीक है। आगे भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिकाकृतियाँ विभिन्न प्रकार की है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तटीय एवं द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिमालय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत की 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाएं में बांटा गया है। इन समानांतर श्रृंखलाओं को सबसे उत्तर में जो स्थित है उसको बोलते हैं बृहत हिमालय, ठीक है, जिसको हिमाद्री भी कहते हैं। बृहत हिमालय को ही क्या कहा जाता है, हिमाद्री, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्फ जमा होता है। तो बृहत हिमालय को और हम किस नाम से जानते हैं, हिमाद्री। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर स्थित है, मतलब वो माउंट एवरेस्ट जो है वो बृहत हिमालय का ही एक चोटी का नाम है। दूसरा है मध्य हिमालय, जिसको हम हिमाचल कहते हैं, ठीक है। मध्य हिमालय को हम क्या कहते हैं, हिमाचल। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, मतलब नीचे की ओर आएंगे तब बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता आप लगा सकते हैं। शिवालिक, सबसे दक्षिण में जो हिमालय है उसको हम बोलते हैं शिवालिक श्रेणी, या ये दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। तो 3 समानांतर श्रृंखलाएं मतलब इस तरीके से जाते हैं। ये हो गया आपका बृहत हिमालय, ये हो गया आपका मध्य हिमालय जिसको हिमाचल भी कहते हैं, और ये नीचे वाला जो हो गया ये आपका शिवालिक हो गया। इसमें आपको माउंट एवरेस्ट है, इसमें बहुत सारे ऐसे पर्वतीय स्थल हैं, ठीक है, और ये शिवालिक में बहुत सारे धाम हैं, ठीक है। तो आगे हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है।
यहाँ पे आप थोड़ा सा जानकारी और ले लें कि आप जानते हैं गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करते हैं और उसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करते हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है उस जगह को नदी का मुहाना कहते हैं। नदी मुहाना पे डेल्टाओं का निर्माण कहाँ होता है? नदी मुहाना पे। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है। कौन सा डेल्टा? सुंदरबन डेल्टा। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल है। भारतीय महामरुस्थल, जिसको हम थार मरुस्थल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यह शुष्क, गर्म और रेतीला स्थान है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम होती है और उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय किसको कहते हैं? जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित है। किसमें? प्रायद्वीपीय भाग में। ये सब आप लिखते चलें जो अंडरलाइन करते जा रहे हैं। भारत के उत्तरी मैदान किस नदियों से उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है? और ये कैसा मैदान है? ये जलोढ़ मैदान है। ये जलोढ़ मैदान है। जलोढ़ मिट्टी यहाँ ज़्यादा पाई जाती है और यहाँ पे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से ही ये मैदान बना है। ठीक है, तो आप रोक कर ये सारे लिख सकते हैं। कीवर्ड वाइज आप लिखते चलें, जरूर हमारे साथ कलम चलाते चलें। चलिए आगे हम बात करते हैं कि इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। अरावली श्रृंखला को क्या कहा जाता है? विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला। ठीक है, ये पुरानी श्रृंखला है। विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला अरावली श्रृंखला। विंध्य एवं सतपुरा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और तापी नदियां बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। ये दोनों नदियों की क्या विशेषता है? ये दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। बाकी सारे नदियां जो है पूरब की ओर बहती है, जो अरब सागर में गिरती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां अरब सागर में गिरेगी और पूरब की ओर बहने वाली नदियां सारे के सारे कहाँ गिरेगी? वो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट साहिद्री, पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? साहिद्री कहा जाता है। याद रखें, पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? साहिद्री कहा जाता है। ये पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट को और हम किस नाम से जानते हैं? साहिद्री नाम से जानते हैं। पूरब में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से है, जबकि पूर्वी घाट बीच में टूटा हुआ है तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला और लौह अयस्क की प्रचुरता है। आगे है, पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूरब में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। मतलब पश्चिम के जो तटीय मैदान है वो क्या है? संकरे हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान थोड़े चौड़े हैं। ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान कैसे हैं? तटीय मैदान संकरे हैं। संकरे मतलब पतला है। ठीक है, और पूर्वी तटीय मैदान क्या है? थोड़ा अधिक चौड़ा है, अपेक्षाकृत चौड़े हैं। उतना चौड़ा नहीं है, परंतु पश्चिमी घाट वाले से चौड़ा है। कहता है प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है, जिसे पॉपिल कहते हैं। प्रवाल को क्या कहते हैं? पॉपिल कहा जाता है। और ये वास्तव में क्या है? समुद्री जंतुओं का कंकाल मतलब हड्डी है। ठीक है, प्रवाल समुद्री कंकाल, समुद्री जंतुओं का कंकाल को क्या कहा जाता है? प्रवाल कहा जाता है। और प्रवाल को क्या कहा जाता है? पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीप क्या बनते हैं? प्रवाल द्वीप का निर्माण होता है। तो प्रवाल द्वीप का निर्माण कैसे होता है? वो समुद्री कंकालों, समुद्री जीवों के कंकालों से प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है, जिसे हम पॉलिप भी कहते हैं। ठीक है, ये सारे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि डब्बे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बीपीएससी यूपीएससी हर कंपटीशंस में ऐसे ऐसे फैक्ट पूछ दिए जाते हैं। लिख लिए होंगे।
प्रवाल द्वीपों को दिखाता है। यहाँ पे आपको प्रवाल द्वीप दिख रहा है। ये सब अपेक्षाकृत चौड़े वाला। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। और बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा है। ये एक पंखुरी विद्या नाम की लड़की है जो सुनामी पे लिखी है कविता, पढ़ लेते हैं। एक सवेरे परी मनुष्य पर जल जले की काली छाया, सुनामी दानवी ने अपना प्रलयंकारी कहर ढाया। समुद्र में उठा आलोर, मीलों दूर फैला साया, प्रकृति के विनाश ने मानव को अपना ग्रास बनाया। विनाश का था विकराल आकार, चारों ओर मचा हाहाकार, कोई नहीं बच पाया उससे, भागे बचाने अपने प्राण। हिंद महासागर था रक्षक, अब बना हमारा भक्षक, सर्वत्र निगल गया मानव को, करके अस्तित्व नष्ट। उठे हजारों हाथ प्रतिक्षण, सहायता में पीड़ित को, यह दिखाने सागर को कि हम वो हैं जो कदापि नहीं डरते। रात थी काली फिर भी आशा की किरणें चमकेगी, फिर जिंदगी करवट बदलेगी, हृदय में खुशियां दमकेगी। और ये पेंटिंग उस सुनामी का कि विकराल सुनामी किस तरीके से निगल लिया। आगे, भारत में 2 द्वीप भी है, लक्षद्वीप अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर का द्वीप लक्षद्वीप। अरब सागर का द्वीप को क्या कहेंगे? लक्षद्वीप कहेंगे। ये केरल के तट से कुछ दूर पर स्थित प्रवाल भित्ति है। लक्षद्वीप कैसा है? प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप प्रवाली द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित बंगाल की खाड़ी में है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 की सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों, वो अंडमान निकोबार हुआ था। समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत कर जरिए कर जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंगे हैं। सुनामी क्या है? सुनामी ऐसे जापानी शब्द है, याद रखें। सुनामी जापानी शब्द है और ये क्या है? विशाल सागरीय तरंग है और कुछ नहीं। समुद्र तल के भूकंप के कारण ये उत्पन्न होता है। ये समुद्र तल के भूकंप के कारण, समुद्री भूकंप जिसको कह सकते हैं, समुद्री भूकंप के कारण सुनामी आती है। ये पूछा जा सकता है बहुत जगह पे। तो चलिए, ये कीवर्ड वाइज आप पढ़ चुके हैं, कुछ प्रश्न कर लेते हैं। कहता है भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, उसके नाम बताइए। तो पर्वत, पठार, तट, मैदान और मरुस्थल में। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, उनके नाम लिखिए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। आगे, कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरने वाली नर्मदा और तापी। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम क्या है? तो सुंदरबन डेल्टा। भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। किन राज्यों की राजधानी एक ही है? पंजाब और हरियाणा की राजधानी एक ही है। उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जीवन सुविधा युक्त होती है, वहाँ पे आवास निर्माण करना, खेती करना आसान होता है। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है, क्यों? क्योंकि वह समुद्री जीवों के कंकालों के निक्षेप से बना है। हिमालय की सबसे दक्षिण भाग को क्या कहते हैं? तो हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को हिमाद्री कहा जाता है। नहीं, बल्कि शिवालिक कहा जाता है, ये गलती हो गया, सॉरी, शिवालिक कहा जाता है। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जानते हैं? इसको पश्चिमी घाट कहते हैं। सह्याद्री को हम पश्चिमी घाट कहते हैं। पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। आगे है आपका, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? तो अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह जो है वो है आपका अरब सागर में लक्षद्वीप। ठीक है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है।
आगे भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से जानते हैं, ठीक है, या बृहद हिमालय। नर्मदा नदी अरब सागर में मिलती है। भारत के लगभग मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। और हम लोग मानचित्र देखे हैं, आप मानचित्र में ये सारे चीज़ों को दिखा सकते हैं, चिन्हित कर सकते हैं कि भारत का यमोत्तर रेखा, कर्क रेखा। जिस राज्य पे आप निवास करते हैं वो बिहार, अंडमान द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को आप दिखा सकते हैं, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। तो इस तरीके से यह पाठ समाप्त हुआ। बने रहें पायनियर स्टडी के साथ। आपका ये कीवर्ड वाइज, लाइन बाय लाइन हम लोग एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिशन्स में आपको ये मदद करेगी। अगर अच्छा लगा हो ये तरीका तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बने रहें।